इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारों को लेकर ये निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। जन आस्था का सम्मान, अराजकता मंजूर नहीं होगी। अलर्ट रहे पुलिस और प्रशासन। अवैध लाउडस्पीकर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं इस तरह से धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर ना बजने दे। अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। घुसपैठियों, रोहिंग्याओं की पहचान करे, इसकी सबकी सुरक्षा, सबकी सुविधा सबको मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बात को खास तौर पर अधिकारियों को कहा है कि देखिए, किसी तरह का कोई खलल ना त्योहारों को लेकर पड़े, इसके लिए कुछ निर्देश सीएम योगी की तरफ से है। उन्होंने कहा कि जन आस्था का सम्मान, अराजकता मंजूर नहीं, यानी कि सम्मान तो जरूर होगा, लेकिन वहां पर अगर कोई उपद्रवी तत्व होगा तो उसे मंजूर नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलर्ट रहने को पुलिस प्रशासन को कहा गया है। अवैध लाउडस्पीकर अगर किसी भी धर्मस्थलों पर बजाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ घुसपैठियों, रोहिंग्याओं की पहचान भी करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिले हैं, यानी कि सबकी सुरक्षा, सबको सुविधा मिले। इस तरह के निर्देश अब अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने मायावती को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि मायावती चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती है। हम चाहते थे बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मायावती किसी कारण से नहीं लड़ी। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो बीजेपी नहीं जीतती। तो बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से। मगर एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सही जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर, सही है। और राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार है, हर उस जगह बीएसपी के लोगों के साथ जातिवादी रवैया अपनाया जा रहा है, और जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी का साथ मांग रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। हमने जब भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, हमने तो वोट ट्रांसफर करा दिया, लेकिन वो लोग ट्रांसफर नहीं करा पाते वोट को। हमेशा बीएसपी को ही घाटा झेलना पड़ता है। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का चाल, चरित्र और चेहरा बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ और आरक्षण विरोधी है। और संभल हिंसा की बात करें तो इस मामले में करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हिंसा, आगजनी और फायरिंग की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को हुए हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, और अब इस पूरे मामले में 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 4/24 जो नखासा थाने में पंजीकृत है, उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है, और 15 वांछित हैं। और 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है, और 14 आरोपी वांछित हैं। तो कुल कितनी दाखिल हो गई आज 4 अभी तक जो है 4 अपराध संख्याओं में आरोप पत्र माननीय कितनी है? अभी तक जो है संबल थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है, और 2 का शेष है। और नखासा थाने के दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के औद्योगिक गलियारे में जापान की कंपनी में दिलचस्पी दिखाई है। जापान की कंपनी सुमितोमो कॉरपोरेशन ने मेरठ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का जायजा लेने पहुंची। डीएम डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक गलियारा मेरठ के विकास में महत्वपूर्ण होगा। यूपीडा के लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर नरेंद्र सिंह ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर 2012 हेक्टेयर जमीन का चयन हुआ है। 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है, जबकि 1 महीने के अंदर बची जमीन खरीदे जाने की कवायद होगी। इसी जमीन को देखने जापान का दल पहुंचा है। इंडस्ट्री स्थापित करने को लेकर जापान के दल ने यहां पर जायजा लिया।
पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे 212 हेक्टेयर ज़मीन चयन किया है, जिसमें से 150 हेक्टेयर क्रय कर चुके हैं। उस ज़मीन को हमें दिखाएंगे और वहाँ अपना एक इंडस्ट्री स्थापित करेंगे पूरी ज़मीन पर, जिसमें हर तरह के डेवलपमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए सारी कवायद की जा रही है। एक उच्च स्तरीय इनका प्रतिनिधिमंडल है। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे 4 ग्रुप में बटा है। फर्स्ट ग्रुप बजौली से शुरू होकर के 137 किलोमीटर तक जाता है और हमने इसमें लगभग 70 से 75% कार्य पूरा कर लिया। विश्वास हम करते हैं कि इसको हम मई जून तक चालू कर दें। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद है जहां निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये काली काली सड़क जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक नजर आ रही है और इस क्षेत्र के रह रहे लोगों का जोश हाई है। निश्चित तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा तोहफा है और कितनी तीव्र गति से ये कार्य चल रहा है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर ये सड़क बनकर तैयार है और ऐसा माना जा रहा है कि चंद महीनों के अंदर ही, चंद महीनों के भीतर ही ये सड़क फर्राटा भरने के लिए तैयार हो जाएगी। वाहन यहाँ पर फर्राटा भरेंगे। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है और ये मेरठ क्षेत्र में पूरा हो जाएगा। इस तरफ तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर ये मेरठ शहर है, यहाँ कैसी गाड़ियाँ फर्राटा भर रही हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नोएडा और हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब हरियाणा के शहर जुड़ेंगे। हरियाणा रोडवेज और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच MOU साइन हुआ है, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बताया जा रहा है कि 2025 से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी और इस एयरपोर्ट से पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार, पानीपत और अंबाला तक बस सेवा भी मिलेगी। आपको बता दें कि पूर्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उत्तराखंड परिवहन विभाग से भी समझौता हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट को आसपास के राज्यों से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो नोएडा और हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी है। अब जो कनेक्टिविटी होगी जेवर एयरपोर्ट से वो बेहतर तरीके से होगी। बताया जा रहा है कि जो नोएडा के आसपास के जो इलाके हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो, उसके अलग अलग क्षेत्र हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, हर जगह से, और ये कनेक्टिविटी बस के तौर पर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इससे काफी ज्यादा फायदा जो आसपास के राज्य हैं उनके लोगों को होने वाला है। तो बहुत जल्द अब उड़ानें भी शुरू होने वाली है और अप्रैल 2025 से उड़ानें शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खुशखबरी।